हेलो एवरीवन, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आप लोगों का बेहद स्वागत है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके अपकमिंग प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है, जिसका एक टेस्ट पिछले सैटरडे को ऑलरेडी हो चुका है। आप में से बहुत ज्यादा संख्या में छात्रों ने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था और हमारे पास पूरा डेटा है कि आप में से कितने लोगों ने उस कट ऑफ को क्लियर किया था। लेकिन शायद ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के पास तक नहीं पहुंची थी, तो आज मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूँ कि इसका जो टेस्ट नंबर 2 है वो इस सैटरडे को हो रहा है और संडे को रात के 9 बजे तक ये टेस्ट आपका ओपन रहेगा। आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, इसको सबमिट कर लेंगे, तो हमारे पास ये डेटा आ जाएगा कि आपने कितने टाइम में इस टेस्ट को सॉल्व किया था, जो पर्टिकुलर टेस्ट का कट ऑफ था क्या आप उसको क्लियर कर पाए थे, और बेसिकली जिन स्टूडेंट्स ने कट ऑफ को क्लियर किया होगा उनका मैं नेम आपको बताऊंगी, ताकि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आप कर सकें कि आपकी अपनी तैयारी जैसी चल रही है, दिस इज अ वन थिंग, बट जो बाकी के एस्पिरेंट्स हैं जो सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा एक टेस्ट पिछले सैटरडे को हो चुका है उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे अलोंग विद द करंट अफेयर्स। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर करंट अफेयर के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने आपसे पूछा है इस पर्टिकुलर टेस्ट में, तो वो क्यों पूछा है और किस तरीके से जो है आप भी एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो कहाँ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये जो टेस्ट सीरीज है कंप्लीटली फ्री है। अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक की ऐप को आपने डाउनलोड कर रखा होगा, वहां पर जाइएगा। सैटरडे को टेस्ट ओपन हो जाएगा, संडे को रात के 9 बजे तक टेस्ट ओपन रहेगा, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मंडे को उसी टेस्ट का एक डिटेल्ड एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब पर लाइव, तो मुझे आप सबका वहां पर इंतजार रहेगा। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले टेस्ट के पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इन सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने अपने जीएस को प्रॉपर रिवीजन के साथ प्रिपेयर किया है और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के मीनिंग को लेकर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो आपकी संसदीय कार्यपालिका होती है उसका अर्थ क्या है। देखिए, जब हमारे संविधान निर्माता भारत के लिए संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उनके सामने एक डेमोक्रेसी के 2 सिस्टम थे। एक जो कि राष्ट्रपति को सेंटर में रखे होता है, प्रेसिडेंट सिस्टम जो एक होता है, और दूसरा जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आपके मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है उसको सेंटर में रखा जाता है। अगर हम प्रेसिडेंट सिस्टम की बात करें तो वहां पे जो एग्जीक्यूटिव होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, जबकि हम अगर प्राइम मिनिस्टर वाले सिस्टम की बात करें, जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, संसदीय बेसिकली एक हम यहाँ पे तंत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली पार्लियामेंट का, संसद का जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कंट्रोल कह लीजिए, या फिर एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यकारी है, वो अपने होने के लिए, अपने सपोर्ट के लिए पार्लियामेंट पर डिपेंड करती है। और पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो आपके बेसिकली सांसद होते हैं, वो देश की जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली निर्माता थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ज्यादा बेहतर समझा भारत के लिए, कि भारत के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन के पार्लियामेंट में भेजेंगे, और जो एग्जीक्यूटिव बनेगी, जो प्राइम मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर्स होंगे जो देश में बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहे होंगे, उनको अपने सपोर्ट के लिए पार्लियामेंट पर डिपेंड रहना पड़ेगा। दैट मीन्स देश की जनता पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही होता है कि एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट नहीं होती, राइट। जो आपकी कार्यकारिणी है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि वो क्या है, संसद के ऊपर सपोर्ट के लिए डिपेंड करती है।
अब इस मीनिंग के साथ अगर आप इन सारे स्टेटमेंट्स को वन बाय वन देखोगे तो आपको बेसिकली बहुत ही आराम से दिख जाएगा कि जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, राइट, जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपका एक राइट आंसर है, करेक्ट है। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगेन आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है सिटीजनशिप को लेकर, नागरिकता को लेकर, और क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको 1, 2, 3 तीन स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं और आपसे जो पूछा गया है वो करेक्ट पूछा गया है। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपने पेपर को एनालाइज किया होगा जो प्रीवियस ईयर्स के हैं तो आप देखोगे पॉलिटी में इनकरेक्ट को लेकर ज्यादातर वो पूछ लेते हैं एंड देन फिर ऑप्शंस के अंदर थोड़ा सा वो खेलते हैं। ऐसा भी एक क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। ओके, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो सिटीजनशिप को लूज करने के 3 तरीके बताता है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी भारत का एक पार्ट बन जाती है तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि उस टेरिटरी का कौन पर्सन भारत का नागरिक बनेगा ये सरकार स्पेसिफाई कर सकती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दरअसल जो आपके यहाँ पर भारतीय नागरिकता है, राइट है, वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ यूनियन के प्रति, संघ के प्रति क्या निष्ठा रखते हैं। एनालाइज करते हैं। देखिए, इंडियन सिटीजनशिप की अगर बात करें तो एकल नागरिकता है ना, यूनिक सिटीजनशिप की बात जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते। दिस इज वन थिंग। दूसरा देखिए यहाँ पे ये बताया गया है सिंगल सिटीजनशिप का पहला एक कॉन्सेप्ट हो गया, राइट है। दूसरा यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर बेसिकली आप भारत के नागरिक हैं या फिर इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना है तो 5 तरीकों से आप कर सकते हैं। 5 वेज जो है इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए बताए गए हैं। तीसरा, अगर इंडियन सिटीजनशिप आपकी लूज होती है, ठीक है, अगर भारत की नागरिकता खत्म हो रही है तो 3 तरीकों से खत्म होती है। 3 वेज इसके बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो पहला बेसिकली कहता है कि देखिए, एक तरीका तो आपकी सिटीजनशिप जाने का क्या हो सकता है कि आपने अपनी मर्जी से क्या कर दिया है, अपनी भारतीय नागरिकता को रिनाउंस कर दिया है, अपनी मर्जी से आपने क्या किया है, इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया है, तो इस तरीके से आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आपकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, कैसे हो जाएगी, आप भारत के नागरिक हैं और आपने दरअसल बिना भारत की नागरिकता को छोड़े किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है, तो आपकी भारतीय नागरिकता टर्मिनेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या टर्मिनेशन दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है डिप्राइव करना, राइट, यानी कि आपको जो है आपकी भारतीय नागरिकता से डिप्राइव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी कुछ लॉस के अंदर कंडीशन स्पेसिफाई की गई है, अगर उनमें से किसी एक का आप उल्लंघन करते हो, राइट है, अगर जो एनिमी कंट्रीज है उनके साथ आपके किसी तरह के संबंध पाए जाते हैं तो आपसे आपकी नागरिकता ली जा सकती है। तो तीसरा तरीका होता है डिप्राइव। तो आपका क्या है यहाँ पर देखिए, पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि अगर इन फ्यूचर कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनती है तो कौन पर्सन इंडियन सिटीजनशिप को ले सकते हैं, ये स्पेसिफाई कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ठीक हो जाता है, राइट है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, सिर्फ यूनियन के प्रति निष्ठा है, सिर्फ संघ के प्रति जो है निष्ठा है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देखिए, आप भारत के नागरिक हैं लेकिन किसी राज्य विशेष के आप क्या है, निवासी हैं। भारत में भले फेडरल सिस्टम जो है फॉलो होता हो, यानी कि आपको क्या है, एक फेडरल सिस्टम में यानी कि संघीय व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट देखने के लिए मिल जाएगी यूनियन लेवल पर और स्टेट गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन जब बात आती है नागरिकता की तो आप भारत के नागरिक हैं लेकिन किसी राज्य विशेष के आप निवासी हो सकते हैं। नागरिकता केवल यूनियन के प्रति निष्ठा है, करेक्ट है।
तो यहाँ पे आपका क्या है, तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या आंसर आना चाहिए, ऑल थ्री। तो ऑल थ्री जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है। तो अगर सिटीजनशिप का आपको एक अच्छे तरीके से क्लियर था तो ये आंसर आपका बड़े प्यार से आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कर्नाटक म्यूजिक के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला एवं संस्कृति से सवाल है। ओके, तो बेसिकली आप देखोगे म्यूजिक को लेकर बात होती है, हिंदुस्तानी संगीत की जो शैली है और जो कर्नाटक संगीत की एक शैली है, दोनों में डिफरेंस बताती हूँ, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 4 स्टेटमेंट दी है, आपको क्या है यहाँ पे कौन सा कथन सही है वो बताना है। देखो, कर्नाटक संगीत की अगर हम बात करें तो इसमें प्योरिटी पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया है, राइट। यानी कि अगर आप देखोगे इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन की मतलब एक तरीके से अनुमति नहीं दी गई है, बहुत ज्यादा तो छोड़ दीजिए, मतलब बिल्कुल भी नहीं दी गई है। इसके उल्टे अगर आप हिंदुस्तानी संगीत की बात करें, हिंदुस्तानी शैली की बात करें, तो उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन ओवर द टाइम हुआ है। हिंदुस्तानी शैली पर पर्शियन, अफगानी, ये जो है आपको प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, राइट। इसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत में आपको घराने देखने के लिए मिलते हैं, आपने नाम सुना भी होगा बहुत सारे घरानों का, जबकि ऐसा कर्नाटक म्यूजिक के कंटेक्स्ट में ठीक नहीं है, राइट। अब देखिए, एक और चीज मैं आपकी जो है यहाँ पे आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 पर ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि इस म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट्स पर, वाद्य यंत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है वोकल म्यूजिक पर। देखो, ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ ठीक नहीं हो सकते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, या तो ये ठीक होगा या तो ये ठीक होगा, दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकते हैं, राइट। एक कॉमन सेंस की बात है। तो मतलब मेरा आंसर ना कहीं दोनों में से आना चाहिए, अगर ये दो मैं नहीं भी ध्यान दूं, क्योंकि देखो अगर ये सच है तो ये झूठ होगा, तो कोई एक तो सच होगा ना, राइट, समझ रहे हो। तो जहां पे आपको दो स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दिखाई दे, इसका मतलब उनमें से एक पर आपको जो है ध्यान देना है। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया, कर्नाटक जो बेसिकली संगीत है उसमें शुद्धि पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वोकल्स पर भी ध्यान दिया जाता है। एक्चुअली कर्नाटक म्यूजिक को आप बोल सकते हो ये कीर्ति बेस्ड है। कीर्ति बेस्ड का मतलब क्या है, जो साहित्य या फिर एक लिरिकल बेसिकली इसमें फोकस ज्यादा है, ठीक है जी, साहित्य लिरिकल फोकस इसमें ज्यादा है, जबकि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स के बजाय वोकल्स पर हम जो है ध्यान देते हैं। हिंदुस्तानी में ऐसा नहीं है, इसका अपोजिट मान लीजिए। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, विभिन्न घरानों से कौन सा जुड़ा है, हिंदुस्तानी जुड़ा है, ये वाला गलत हो जाएगा, और ये भी हिंदुस्तानी के कंपैरिजन में ठीक है, और ये तो गलत हो ही जाएगा क्योंकि ये ठीक हो गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th आंसर हो जाएगा, राइट है। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया है पर कैपिटा इनकम को लेकर। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है पहले ये पता हो। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है। देखो, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम किसी एक नेशन का या फिर किसी एक रीजन का क्या है, एक एवरेज आपने इनकम निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि इंडिया का जो नेशनल इनकम है, फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपीज है, जस्ट एग्जाम्पल है ना, टू बी मोर क्लियर। ओके, और मैं मान लेती हूँ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति की आय कितनी है, अगर हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से मोटा मोटा डिवाइड कर दे तो 1 रुपये निकल आएगा, यानी कि 1 रुपया हर व्यक्ति कमा रहा है। इससे एक एवरेज आइडिया लगता है किसी भी नेशन के बारे में, बट मुझे इससे ये आइडिया नहीं लगता कि इन 100 रुपीज में से हो सकता है 50 जो रुपीज है वो सिर्फ 4 लोगों के पास मिलकर है, और बाकी के जो 50 रुपीज है वो बाकी की जो मेरी 96 पॉपुलेशन है उनके पास है। ये तो नहीं आइडिया लगता। पर कैपिटा इनकम से ये पता चल गया कि इस देश में एक प्रति व्यक्ति आय ऑन एन एवरेज इतनी है। इस देश का एक ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ जो लाइफ होता है वो कैसा सा है, ठीक है। लेकिन ना तो मुझे इससे ये पता चलता कि इनकम में डिस्पैरिटी कितनी है,
ना ही मुझे ये पता चलता है एक्चुअली में लोगों का एक्यूरेटली लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो सकते हैं, राइट है। तो ये यहाँ पे है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, एज अ डायमेंशन इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और इनकम डिस्पैरिटी। क्या इसमें महंगाई को लेकर कुछ पता चल रहा है? नहीं। क्या इसमें आय की विषमता को लेकर कुछ पता चल रहा है? क्या ये पता चल रहा है इससे? नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दे देता है लिविंग स्टैंडर्ड का। क्या ये मुझे कि इंडिया के अंदर हर व्यक्ति की आय 1 रुपी है ना? क्या ये मुझे बता रहा है कि कुछ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कुछ का कैसा है? मुझे नहीं बता रहा है, क्योंकि कोई एवरेज इनकम निकाल दी है मैंने, है ना? तो ये भी क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। फिर ये कह रहा है इट इज अनेबल टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई हम इससे एक्यूरेटली नहीं बता सकते। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मान लीजिए 100 क्या है, एक आपकी इनकम थी, पर कैपिटा इनकम फॉर एग्जांपल 100 थी, ठीक है, और अगले साल ये पर कैपिटा इनकम बढ़ के 110 हो गई, 110 हो गई है, तो 10% का एक ग्रोथ हुआ है भाई। सबकी इनकम क्या है, 10 रुपए बढ़ी है। तो आपको क्या लगता है, पहले लोग 100 रुपए में जितनी चीजें खरीद पाते थे, अब 110 रुपए में और ज्यादा खरीद पाएंगे। लेकिन अब हुआ क्या है, महंगाई भी बढ़ गई है। चीनी पहले 100 रुपए की 1 किलो मिल जाती थी, राइट, लेकिन अब क्या है, हो सकता है 105 रुपए की 1 किलो मिले, ठीक है। तो कहने को तो 10% जो इंक्रीमेंट हुआ था, और 100 रुपए किलो चीनी थी, तो इंसान के पास 10 रुपए बचने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है और चीनी भी 105 रुपए की हो गई है ना, तो बेसिकली क्या है कि उसकी इनकम को देखकर पता लगता है कि वो इतना भी नहीं बढ़ी जितनी भाई महंगाई बढ़ रही है, मोटा मोटा। तो एक बात बताओ, महंगाई बढ़ रही है, जो वस्तु है जो चीजें हैं, है ना, मार्केट के अंदर जो गुड्स है, उनमें जनरल प्राइस में जो एक आपको क्या है, एक अप की तरफ जो इशारा देखने को मिलता है, चीजों की प्राइस बढ़ रहे हैं इन जनरल, और इनकम बढ़ रही है कि भाई आज 100 रुपए मिल रहे थे, कल 110 मिल गए। इससे महंगाई का कोई आइडिया नहीं लगता, है ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि ये बेसिकली इन्फ्लेशन को लेकर हमें कुछ भी नहीं बताता है, करेक्ट। फिर ये कह रहा है इंडिविजुअल को वेल्थ और सेविंग पता चल जाता है। क्या हमें पता चल रहा था यहाँ पे कि एक हर इंडिविजुअल का कितना वेल्थ है, कितना सेविंग है? नहीं पता चल रहा था। तो ये भी गलत है। हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएगा, राइट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं। ओके, भोजता, दीबर लेक और बेसिकली आपका क्या है, चिम्बरकम लेक, राइट है। चिम्बरबक्कम झील, है ना, ये नाम दिए गए हैं। ये नाम है क्या, ये नाम है क्या? तो देखो आंसर तो बहुत सिंपल है, आर्टिफिशियल लेक से कृत्रिम झीलें हैं। बट इनके बारे में ना आपको एक दो चीजें यहाँ पे क्या है पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ भोजताल की, ये आपकी है मध्य प्रदेश में। दीवर की बात करूँ तो ये राजस्थान में है, एंड बेसिकली आपके चिम्बरबक्कम जो है ये आपकी तमिलनाडु में है। दिस इज वन थिंग। अब एक बात और ध्यान रखना, जो भोजताल है इसको एक अपर लेक के नाम से भी जानते हैं, राइट, अपर लेक के नाम से भी इसको जानते हैं। वहीं अगर दीपर लेक की बात करें तो इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में इसको हिस्टोरिकली ओल्ड लेक माना जाता है, यानी कि जो ऐतिहासिक रूप से बहुत पुरानी झीलें हैं ना, उनमें से एक इसको माना जाता है। साथ में भारत के अंदर मैन मेड ये सेकंड सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है जी। तो मैन मेड क्या है, एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर लेक है अगर हम दीवर लेक की बात करें तो, ठीक है जी। ओके, इसके बाद जो आपका चिम्बरबक्कम लेक है, इसको बेसिकली एक और नाम से जाते हैं, आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर इट, पेरियोल करके मे बी इसका एक नेम है। ओके, मैं आपको देख के बताती हूँ, बस एक स्किप हो गया बिल्कुल अभी अभी, बट यस ध्यान रखिएगा कि इसको बेसिकली आप क्या है एक और नेम से यहाँ पर जानते हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस तरह की डिटेल्स जो आपको एडिशनली बताई जाती है, ये भी आपको बेसिकली क्या है बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इन्हीं डिटेल्स के सराउंडिंग क्वेश्चन बन जाएगा। पुलियूर कोट्टम इज द नेम, यस।
इस नेम से भी इसको जानते हैं, राइट। और बेसिकली जो राजस्थान में दीवर, इसको जैसमंड नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखें ना, ये अपर लेक है, ओके, आर्टिफिशियल लेक्स है, ओके। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? क्वेश्चन पूछा गया है ई सॉइल के रिगार्डिंग, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बेसिकली क्या है, 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3, इसमें से करेक्ट बताना है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ई सॉइल, इतना पता नहीं है, इतना पढ़ा नहीं था, मे बी स्किप हो गया हो, तो कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ। फिर भी क्वेश्चन को कॉमन सेंस के बेस पे कैसे कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखो टिप्स एंड ट्रिक्स में आई डू नॉट बिलीव, बट कॉमन सेंस तो यार उसमें तो बिलीव सबको होता है ना, ओके। आपने ई वेस्ट का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, ठीक है। तो अब मेरी कॉमन सेंस कहते हैं अगर ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है तो ई सॉइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक सॉइल हो सकता है, राइट। इसका मतलब सॉइल, मिट्टी का क्या काम है? मिट्टी का काम एक तरह से प्लांट्स को सपोर्ट करना है ना। और ई सॉइल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सॉइल कुछ ऐसी है जिसमें हम कुछ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज कर रहे हैं प्लांट्स को शायद सपोर्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, मे बी दिस इज समथिंग रिगार्डिंग इट। Okay, let's solve these statements on behalf of this knowledge जो हमने अभी भी इस नेम से गेन की है। Perfect, okay. So यहाँ पे देखिए e-soil is a bioelectronic growth substrate that can electrically stimulate the root of system and basically growth environment of the plant. Okay, whatever it is. क्या समझ में आ रहा है कि भाई कोई एक ऐसा substrate है जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो प्लांट की रूट्स हैं उनको शायद इलेक्ट्रॉनिकली स्टिमुलेट कर रहे हैं और उससे प्लांट की ग्रोथ वगैरह हो रही है। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग इस नेम से बनी थी उस अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल एक्यूरेटली ये स्टेटमेंट जा रहा है, तो मैं मान के चलती हूँ ये सही हो सकता है, राइट है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वे। ई सॉइल प्राइमरीली बना है आपका सेल्यूलोज से और एक कंडक्टिव पॉलीमर है जिसको पीडोट कहते हैं, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देखो ई सॉइल दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। अब देखो कोई भी चीज अगर न्यू टेक्नोलॉजी, कुछ भी न्यू चीज आपने बनाई है तो जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए बनाई होगी या फिर प्रॉब्लम्स को बिना देखे बना दी होगी या प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए बनाई होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेके आते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि भाई जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, एनवायरनमेंट में इजीली डिग्रेड नहीं होता, विघटित नहीं होता। अब मुझे नहीं पता ई सॉइल सेल्यूलोज और पीडोट से बना है या नहीं, बट मुझे इतना पता है कि अगर ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है तो ये मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होना चाहिए था, ना कि इस सेम प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल तो नहीं हो सकता ये, तो मैं मानती हूँ कि स्टेटमेंट मेरा गलत है। फिर ये कह रहा है इट लीड्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूजेस एंड द न्यूट्रिएंट लॉस। क्या कह रहा है भाई, बहुत ज्यादा पानी खर्च होता है, न्यूट्रिएंट का भी लॉस हो जाता है। अगर बहुत पानी भी खर्च होना है तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स तो पहले से ही थी, न्यूट्रिएंट लॉस होना है तो कोई नई मिट्टी बनाने की जरूरत ही क्या है। तो अगेन ये भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, तो मुझे लग सकता है कि ये भी शायद एक गलत ऑप्शन है। ओके चलिए, तो मुझे लगता है सिर्फ एक जो है, ओनली वन इसका आंसर होना चाहिए। लेट्स सी, यस ओनली वन इज द आंसर। अब ये कॉमन सेंस के बेस पे निकाला, चलो अब अंडरस्टैंड करते हो व्हाट इज ई सॉइल। हो सकता है ना ऐसा क्वेश्चन, हो सकता है देयर आर सम एक्चुअली क्वेश्चंस जो इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, प्रैक्टिस करनी है। ओके ई सॉइल पे क्वेश्चन क्यों पूछा है, देखो दिसंबर 2023 में हिंदुस्तान टाइम में इसको लेकर एक आर्टिकल आया था, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और यूपीएससी के पिछले पैटर्न को देखते हुए इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है। बहुत जल्दी एक प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस की एक सीरीज हम आपके पास लेकर आने वाले हैं, जो एक बहुत धमाकेदार अनाउंसमेंट होगी, जल्द बताऊंगी इसके बारे में, रामबाण होने वाला है ये। वेल अब इस पे फोकस करते हैं। तो देखो ये सॉइल अगेन इलेक्ट्रॉनिक सॉइल ही है, और बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हाइड्रोफोनिक्स आपने नाम सुना होगा, ऐसे बेसिकली आपके पौधे जिनमें हम एक्चुअल मिट्टी का, एक्चुअल मृदा का यूज नहीं कर रहे हैं,
बल्कि हमारे कुछ लिक्विड न्यूट्रिएंट जो जिसमें डिसॉल्व रहते हैं उनका यूज करके प्लांट्स की ग्रो करते हैं। तो ये ई सॉइल कुछ इसी तरीके का है जिसमें हम जो प्लांट के रूट्स हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेट करते हैं ग्रो करने के लिए। बार्ले पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे और पता चला ई सॉइल में 50% ज्यादा अच्छे से ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जब हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी को लेकर इतने चैलेंजेस आने वाले हैं, जमीन हमारी उतनी ही है, बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, बट पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, तो फूड सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? वी हैव टू आइडेंटिफाई सम न्यू वेज, राइट? तो ई सॉइल इज वन ऑफ देम और वन ऑफ काइंड, करेक्ट? तो इसको इसलिए ध्यान रखना है और ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो इसका यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है इसको जो है अच्छे से याद करने का ट्राई कीजिएगा। परफेक्ट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है यानी कि दूसरी अनुसूची, उसमें बेसिकली क्या एमोल्वमेंट्स और आपके जो प्रिविलेजेस होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है, हमने कुछ यहाँ पे दिए हैं स्टेटमेंट्स, किसका जिक्र आपकी दूसरी अनुसूची में है? तो अगर हम सेकेंड शेड्यूल की बात करें तो जो आपके बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट है, इसके अलावा जो आपके लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, आपके राज्यसभा के जो चेयरमैन और बेसिकली वाइस चेयरमैन है, सेम फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस एंड जो कैग है, इनके जो एमोल्वमेंट्स और प्रिविलेजेस के बारे में आपके सेकेंड शेड्यूल में बताया हुआ है, राइट? अब इसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यस। प्राइम मिनिस्टर, नहीं। प्राइम मिनिस्टर के एमोल्वमेंट्स और प्रिविलेजेस के बारे में एक अनदर एक्ट है, राइट? ओके। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, राइट। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, अगेन इसके लिए भी हमारे पास एक दूसरा एक्ट है, यहाँ पे नहीं बताया हुआ, राइट? तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास क्या है, सिर्फ दो सही है, तो 2, केवल 2 इसका आंसर होना चाहिए। परफेक्ट, ओके मूव ऑन करते हैं। अब देखो, मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ये मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम बेसिकली है क्या। मेडिवल हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आपके पास है। ओके देखो, अगर बात करें जो आपका मनसबदारी सिस्टम था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? अकबर के द्वारा, राइट? अकबर के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें अकबर ने क्या कहा, देखो, किंग को अपने बड़े साम्राज्य को, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ी आर्मी की जरूरत है। अब किंग डायरेक्टली सेंट्रलाइज सिस्टम में एक बड़ी आर्मी रखे, उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या लगता है? जो भी उसके बेसिकली कोर्ट में रहने वाले रॉयल्स हैं, जो भी इनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी बेसिकली इनके यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, राजे रजवाड़े हैं, उनको क्या कर दिया जाए? उनको ये काम दे दिया जाए। अब देखो, इसमें ये जो मनसब सिस्टम है, ये बेसिकली क्या है? अरबी का वर्ड है, राइट है? ये क्या एक अरबी का वर्ड है और मनसब का इसमें मतलब होता है रैंक, ओहदा। आपकी कितनी रैंक है, कितना ओहदा है। तो अकबर ने क्या किया, जो भी उसके कोर्ट के रॉयल्स थे उनको एक रैंक दे दी, एक ओहदा दे दिया, आपका इतना होगा, आपका इससे ज्यादा होगा, आपका इससे ज्यादा होगा। जिसकी जितनी रैंक होती थी, जितनी मनसब होती थी, उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या है, अपने पास एक सेना बना के रखनी होती थी, जिसमें क्या है, घोड़ा और घुड़सवार होता था, राइट है? घोड़ा और घुड़सवार होता था। इस सेना की देखभाल के लिए, रख रखाव के लिए किंग की तरफ से इनको एक पेमेंट किया जाता था, एक सैलरी दी जाती थी कैश में, ठीक है जी? कैश में जो है इनको सैलरी दी जाती थी। अब यहाँ पे ये जितने भी आपके मनसबदार होते थे, इन मनसबदार को क्या करना है, इस आर्मी को मेंटेन करके रखना है और वॉर के सिचुएशन में राजा के पास ये जो सेना है ये अवेलेबल करा देनी है और बदले में उनको कैश मिलेगा। ये मनसबदारी सिस्टम के तहत एक मोटा मोटा सिस्टम था जिसमें फर्दर टाइप्स भी थे, ठीक है? ओके जी। अब इसके बाद जागीरदारी सिस्टम की बात करें तो जो सल्तनत पीरियड था, राइट है, सल्तनत पीरियड में जो है ये आपका जागीरदारी सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, इसमें क्या था, जो राज्य की जमीन थी उसमें कुछ कुछ जागीरों को जो है बना दिया गया था। हर जागीर को एक जागीरदार के हवाले
जो है यहाँ पे कर दिया गया था। इसका काम क्या था जागीरदार का, यहाँ से रेवेन्यू को अर्न करना। भाई आप क्या करोगे, यहाँ से राजस्व इकट्ठा करोगे। ये जो रेवेन्यू है इसका एक हिस्सा अपने पास रख लोगे, बाकी का हिस्सा किसके पास जाएगा, राजा के पास, किंग के पास जाएगा। और इस जागीरदार का काम यहाँ पे क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड भी है, ठीक है जी, राजस्व से रिलेटेड भी है, कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है ये यहाँ पे, यानी कि प्रशासन भी देख रहा है ना जी। और साथ में मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स भी है, वो भी तो अपने पास कुछ सैन्य शक्ति रखता ही है। ये था आपका जागीरदार सिस्टम। नाउ बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर इतना भी आपको पता है तो। ओके, पहला क्या कह रहा है, मनसबदार ओनली रिस्पॉन्सिबल थे मिलिट्री नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जबकि जो जागीरदार होते थे वो फाइनेंशियल सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे, जो भी एरिया उनको असाइन किया गया था। वेरी करेक्ट, राइट, तो दिस इज करेक्ट। दूसरा क्या कह रहा है, मनसबदार सिस्टम इंटीग्रल पार्ट था जागीरदारी सिस्टम के, जो कि डेवलप किया गया था अकबर के द्वारा। नो, इट्स नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जागीरदार सिस्टम, दीज आर दी टू डिफरेंट सिस्टम, ठीक है। आगे औरंगजेब के टाइम पे आके, है ना, फिर जो मनसबदार होते थे उनको कैश ना देके कुछ जमीनें दे दी गई थी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये एक कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपकी प्लैनेटरी या परमानेंट विंड्स होती हैं उनको लेकर एक क्वेश्चन है। चलो पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। ये परमानेंट विंड्स है, राइट। एक बात बताओ, किसी चीज का नाम मैंने को परमानेंट रखा है, इसका मतलब क्या है, वो चीज स्थायी है ना। तो ये आपका क्या है, एक अर्थ है, राउंड है, ठीक है जी, और ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, राइट। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है कि बेसिकली जो आपका सन है, जो आपका बेसिकली सन है, उसकी जो डायरेक्ट रेज है ना, जो डायरेक्ट रेज है वो आपके क्या इक्वेटर पे पड़ती है, जो भूमध्य रेखा है वहां पे डायरेक्ट रेज पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो ये वाला एरिया है आपका, ये वाला एरिया हीटेड हो जाता है, ये वाला एरिया आपका क्या है, हीटेड हो जाता है, ठीक है जी। अब जब ये एरिया हीट हो गई तो आपको पता है कि हीटेड एरिया से क्या होता है, आपकी जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ उठती है। देखो, गर्म हवा हल्की होके ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी हवा भारी होके सिंक होती है, नीचे की तरफ बैठती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये गर्म हवा है, क्योंकि ये एरिया क्या हीटेड हो गया है, जब ये ऊपर की तरफ उठती है इनको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, संवहनीय तरंगे, ठीक है जी। फिर ये इस तरफ एंड इस तरफ मूव करती है। ओके, दूसरा अगर आप देखोगे ये क्या है, ये आपका 90 डिग्री पोलर एरिया, परफेक्ट है। यहाँ पे क्या है, ठंडी पवने हैं, ठंडी भारी है, सिंक है, ये अपना नीचे की तरफ को चलती है, ठीक है। अब जहां से पवन जा रही है और जहां पे पवन इकट्ठा हो रही है, उन सारी चीजों से बनती है प्रेशर बेल्ट। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इस तरह के 3 सेल आपके यहाँ बनते हैं, और इन एयर्स की वजह से, मोटा मोटा बता रही हूँ, ये जो यहाँ पे गर्मी है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट है, वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड है, इसकी वजह से जो ग्रेडियंट बना और यहाँ पे आपकी एयर का एक सर्कुलेशन हुआ, इसकी वजह से क्या होता है, आपके कुछ प्रेशर बेल्ट बन जाते हैं, ठीक है जी। आपके क्या है, कुछ प्रेशर बेल्ट बन जाते हैं। तो ये एक प्रेशर बेल्ट यहाँ पे, यहाँ से हवा उठ के ऊपर चली गई, तो यहाँ पे क्या है, आपका लो प्रेशर क्रिएट हो गया। फिर ये वाली जो एक बेल्ट आती है, यहाँ पे आता है आपका हाई प्रेशर, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट बेल्ट आपकी बनती है, अगेन बनता है एक लो प्रेशर, और अगेन जो एक नेक्स्ट बेल्ट आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है तो यहाँ पे हाई प्रेशर। अब ठंड यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, इसको एक से ऐसा मत समझना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। वहां पे हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि हवा ठंडी होकर वहीं पर है, राइट। यहाँ पे लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि हीटेड एरिया है तो हवा यहाँ से चली गई है, परफेक्ट है। ओके जी, अब देखो ये जो आपका यहाँ पे बेसिकली एक लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो बेल्ट बना है, इनके बीच में फिर आपकी क्या चलती है, आपकी चलती है विंड्स, राइट है जी, आपकी चलती है विंड्स। जो ये वाले विंड्स है इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं, व्यापारिक पवने। ये वाले विंड्स क्या है, इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज, पश्चिमी विक्षोभ। और जो ये विंड्स होते हैं इनको बोलते हैं हम पोलर ईस्टर्लीज, आपकी ध्रुवीय पवने।
पूरे साल भर पूरे ग्लोब पर ये विंड्स चलती है, इसलिए इनको प्लैनेटरी विंड्स या फिर परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। नाउ अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई ये पूरे वास्ट एरिया में ब्लो करती है, ये पवनें चलती है ओनली कॉन्टिनेंट्स पर। ग्लोब के अंदर तो कॉन्टिनेंट भी आता है, ओशन भी आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं सिर्फ दो टाइप की प्लैनेटरी विंड्स है, ठीक है, सिर्फ दो तरह की क्या आपकी बेसिकली प्लैनेटरी विंड्स हैं, तीन तरह की है अभी हमने जस्ट देखा। अगर हम सिर्फ नॉर्थ जो है बेसिकली आपका जो गोलार्ध है उसकी बात करें, अगर दक्षिण भी ले लोगे तो उसी तरीके से हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये कह रहा है कि हाई प्रेशर बेल्ट जो कि 30 से 35 डिग्री के आसपास लैटिट्यूड पे था, वहां से ये जनरेट होती है 90 डिग्री वाले से। तो अभी बेसिकली मैंने जो डायग्राम आपको बना के दिखाया था, ये लो प्रेशर का एरिया था, यहाँ पे 30 डिग्री 35 लैटिट्यूड के पास आपका हाई प्रेशर का एरिया था, फिर आपका यहाँ पे एक लो प्रेशर का एरिया था, और ये 90 डिग्री के पास आपका अगेन एक हाई प्रेशर का एरिया था। हवा कैसे चलती है, हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, तो यस इस वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है, इस वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है, दिस इज राइट, है ना। फिर ये क्या कह रहा है कि ये जो है विंड्स आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, करेक्ट है भाई। लेकिन आगे क्या कह रहा है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अभी क्या बताया, थ्रू द ईयर इनकी डायरेक्शन सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता। तो डिफरेंट डायरेक्शन बोलने की वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, ओनली थर्ड स्टेटमेंट ठीक होगा। परफेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, राइट। चलो बहुत बढ़िया, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ओशन और सी के अंदर जो आपको ओशियनिक करंट्स देखने को मिलता है, समुद्री धाराएं जिनको बोलते हैं, वो किन किन फैक्टर्स की वजह से आपको देखने को मिलती है। सबसे कह रहा है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ द अर्थ, वायुमंडलीय परिसंचरण। क्या है ये, अभी मैंने बताया था आपके विंड्स चल रहे हैं, है ना। ये जो विंड्स है ये क्या है, ये परमानेंट विंड्स है, हमेशा चलते हैं। जब इन विंड्स का वाटर का एक इंटरफेस क्रिएट होता है तो वहां पे क्या होता है, एक घर्षण होता है, ये हवा अपने साथ पानी को भी भाग के ले जाती है। तो इस वजह से जनरली आप देखिएगा जो महासागरीय धाराएं हैं, है ना, उनकी डायरेक्शन आपके जो परमानेंट विंड्स है उनके साथ मेल खाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है, तो यस दिस इज राइट। फिर देखो इन्फ्लुएंस ऑफ इंसोलेशन। नाउ व्हाट इज इंसोलेशन, इट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन मतलब क्या, सन से जो हीट मिल रही है। अब देखो जिस जगह पे सन की ज्यादा हीट मिलेगी तो ज्यादा हीट मतलब वाटर एक्सपेंड हो जाता है। तो अगर आप देखोगे जो वहां पर सन की हीट ज्यादा है, राइट, जो आपके बेसिकली लोअर लैटिट्यूड्स हैं, वहां पे वाटर आपका थोड़ा सा क्या एक्सपेंड करते हैं, तो ग्रेडियंट बना लेता है। जबकि जहां पर आप पोलर वाले हायर लैटिट्यूड्स की तरफ चले जाओगे, इन दिस एरिया पानी ठंडा है, ठंडा पानी सिंक करता है, तो आप देखोगे एक इस तरह का ग्रेडियंट सा देखने को मिलता है, और हाई टू लो फिर पानी का एक फ्लो बनता है। दिस इज ऑल्सो रीजन, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस अभी डिस्कस कर लिया, लगभग सेम है। गर्मी है तो एक्सपेंशन है, और ज्यादा कोल्ड है तो क्या है, आपका सिंक हो जाता है। सैलिनिटी डिफरेंस, सैलिनिटी मतलब लवणता, तो जितनी ज्यादा सैलिनिटी होगी वाटर उतना डेंस हो जाता है, भारी हो जाता है, फिर नीचे की तरफ बैठता है। ज्यादा फ्रेश वाटर है तो एक ग्रेडियंट बनता है, अगेन एक फ्लो आता है, तो ये भी ठीक है ना जी। तो करेक्ट पूछा है, मेरे हिसाब से इसमें करेक्ट होनी चाहिए आपके ऑल ऑफ द थ्री, राइट है। अगेन अ प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल इस तरीके से पढ़ा है, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं। पूछा हुआ है टर्म है हर्बिगेशन, इसकी सही डेफिनेशन कौन सी बन रही है। ओके जी, तो हर्बिगेशन, गेशन अलग कर दो, हर्बी अलग कर दो, तो मेरे हिसाब से एक हर्बिसाइड और एक इरिगेशन, ये दो वर्ड निकल के आ रहा है, हर्बिसाइड इरिगेशन। देखो फार्म्स जो आपके होते हैं, कई बार उसमें क्या क्रॉप्स के अलावा बहुत सारे वीड्स जो होते हैं ना, घास फूस, वो भी पनप आता है। अब पूरा न्यूट्रिएंट क्रॉप्स को ना मिलके वो वीड लेने लगते हैं,
तो हमें क्या करना पड़ता है, वीड्स को हटाना पड़ता है, जिसके लिए हम हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है, वो घास फूस हटाने के लिए। अब तरीके क्या होते थे, स्प्रे वगैरह करके, एरियल स्प्रे वगैरह करके भी हम उन हर्बिसाइड्स को बेसिकली अपने खेतों पे छिड़कते थे। लेकिन हर्बिगेशन ये जो टर्म है ये बताते हैं कि इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई का आपका पानी है उसके साथ ही आप हर्बिसाइड्स को मिक्स करके एक तरीके से यूज कर रहे हो, मे बी मोर बेटर रिजल्ट्स हमें मिलके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे मैच करते हुए हमारी डेफिनेशन है सेकंड पे, इट इज अ टेक्निक इन विच हर्बिसाइड्स अप्लाइड थ्रू इरिगेशन वाटर। अच्छा पहली वाली पे देखो, ये हमारा सही हो गया। पहली वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंजेक्शन ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर सॉइल अमेंडमेंट्स, वाटर अमेंडमेंट्स एंड अदर वाटर सॉल्युबल इन अ इरिगेशन सिस्टम। मतलब कहने की बात ये कह रहा है जो फर्टिलाइजर्स हैं जो हम शायद अपनी सॉइल को ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, वो जो है इरिगेशन वाटर में यूज होता है, बट वो हर्बिगेशन नहीं है। अब क्या वर्ड आ गया, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर प्लस क्या है, इरिगेशन, फर्टिगेशन। नाउ ये जो डेफिनेशन है ये आपकी फर्टिगेशन की है, ठीक है जी, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। यहाँ पे जितने भी उर्वरक आप यूज कर रहे हो वो अपने सिंचाई के पानी के साथ मिला के यूज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है, ये ठीक होगा। मैंने आपको 2 डेफिनेशन बता दी है। मूव ऑन करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन पूछा हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कहा जा रहा है कि जो स्वाम्स है वो लार्ज नंबर के स्मॉल अर्थक्वेक्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में महीनों तक भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। देखो स्वाम्स जो होते हैं ना, बहुत ही आप कह सकते हैं लो मैग्नीट्यूड के जो है अर्थक्वेक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखो किसी भी एरिया में जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका एक अर्थक्वेक जनरेट हुआ, इसको बेसिकली आपका क्या है, फोकस या फिर ज्यादा बेटर वे में इसको क्या है, एक हाइपोसेंटर बोलते हैं। ये आपका हो जाता है एक हाइपोसेंटर, है ना। और फिर यहीं से जो आपकी सिस्मिक वेव्स होती हैं वो इस तरीके से पहुंचती है, जहां पे ये एग्जैक्टली सबसे पहले पहुंचती है, इसको बोलते हैं एक ईपी सेंटर, राइट, एक ईपी सेंटर बोलते हैं। अब एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको लो मैग्नीट्यूड के कुछ अर्थक्वेक्स लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं, जो शायद कुछ वीक्स तक, कुछ जो है मंथ्स तक भी हो सकते हैं, उनको स्वाम्प्स बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़ा अर्थक्वेक आएगा ही, छोटे छोटे लो मैग्नीट्यूड के शॉक्स जो है आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, उनका एक नाम दे दिया है स्वाम्प्स। परफेक्ट है, ओके जी, ये ध्यान रखना। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट। फिर ये कह रहा है जो मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक होते हैं वो बेसिकली आपका बताते हैं बैनी ऑफ जोन में देखने को मिलता है। क्या ये ठीक है? इसके लिए पता होना चाहिए बैनी ऑफ जोन क्या है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बैनी ऑफ जोन क्या होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। प्लेट टेक्टोनिक्स बेसिकली ये कहता है कि जो हमारा ये पूरा का पूरा एक अर्थ है ये अलग अलग प्लेट्स पर डिवाइडेड है, ठीक है। अगर दो प्लेट कन्वर्ज करती हुई हो, कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ, ये एक प्लेट है फॉर एग्जाम्पल और ये एक प्लेट है, और ये दोनों प्लेट क्या है बेसिकली एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है जी। तो ये कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, टेक्टोनिक्स का एक कॉन्सेप्ट। ओके जी, अब यही वाली जो आपकी प्लेट्स हैं ये अगर क्या हो जाए एकदम पास आ जाए तो एक टाइम पे ऐसा होगा जो एक प्लेट है वो नीचे की तरफ धंस जाएगी, किसके, दूसरी प्लेट के, ठीक है जी, दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये सबडक्शन हो गया। दो प्लेट पास आ रही थी, ये वाली प्लेट इसके नीचे सबडक्ट हो गई। तो जब ये सबडक्शन यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो जोन हो रही है, इसी को बेसिकली बेनी जोन बोलते हैं। और जो सबसे आप कह सकते हो हैवी अर्थक्वेक्स आते हैं वो इसी जोन में आते हैं, ठीक है, वो इसी जोन में आता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। दैट मीन्स हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है ठीक हो जाएगा। फिर ये कह रहा है जो अल्पाइन बेल्ट है, हिमालयन अल्प्स वाली, वहां पे अर्थ के जितने भी अर्थक्वेक आते हैं उसका 2/3 यही आ जाता है। नो, इट्स रॉन्ग। क्यों? वो आते हैं आपके रिंग ऑफ फायर में। अब बेसिकली ये रिंग ऑफ फायर क्या है,
एक मैप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, आपका रशिया, एशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है आपका पैसिफिक ओशियन। इस पैसिफिक ओशियन में, ठीक है जी, ये पूरा का पूरा है पैसिफिक ओशियन। अब इस पैसिफिक ओशियन में जहां पर ये प्लेट्स का आपस में क्या है, बेसिकली एक ये बन रहा है, ये इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ओशियनिक प्लेट है यहाँ पे पैसिफिक ओशियन की, और आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ये इंटरेक्ट कर रही है। इस पूरे एरिया में अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रिंग ऑफ फायर, ठीक है। क्या नाम रखा गया है इसका, रिंग ऑफ फायर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, गॉट इट, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपका क्या है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ओनली 2, ओनली 2, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। कुछ यहाँ पे लेक्स के नाम दिए गए, पूछा गया है इनमें से कौन सी लेक जो है युगांडा के बॉर्डर में या युगांडा के अंदर आती है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द युगांडा का मैप। ओके, तो ये आप देखो, बेसिकली ये आपको युगांडा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपकी है लेक क्योगा, और लेक अल्बर्ट भी है, लेक एडवर्ड बॉर्डर पे है, और लेक विक्टोरिया है ना। और ऑप्शन में एक लेक मालावी भी पूछा हुआ था, लेकिन वो लेक मालावी यहाँ पे है, राइट, वो लेक मालावी यहाँ पे है। तो यहाँ पे लेक विक्टोरिया, क्योगा और एडवर्ड ठीक हो जाएगा, मालावी नहीं। तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, केवल 3, राइट, ओनली 3 लेक्स। तो ये मैपिंग के क्वेश्चन है, इनको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई वो कौन सी सॉइल है बेसिकली जो ना अगर लो रेनफॉल वाला रीजन हो तो वहाँ पे क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक वाला एरिया वहाँ पे डेवलप हो जाता है, दैट इज योर रेड येलो सॉइल। देखो जो लाल पीली मिट्टी होती है ना, बेसिकली अगर ये फाइन है ना, महीन है, फाइन है, तो ये फिर उपजाऊ हो सकती है, बट अगर ये कोरस है, मोटी है, तो फिर ये उपजाऊ नहीं होती। और इस लाल पीली मिट्टी में बेसिकली जो आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ह्यूमस है, इसकी कमी होती है, डेफिसिट होता है। अगर आप उसको किसी तरीके से अमेंड कर दो तो आप इसमें एक मतलब कल्टीवेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो हाइड्रेटेड एरिया होता है जहाँ पे आयरन इन्फ्यूज होता है, वहाँ पे इसका कलर आपको रेड दिखाई देगा। जो एरिया ड्राई होता है और जो आयरन आपको इन्फ्यूज दिखेगा वहाँ पे रेड दिखता है। यहाँ पे हाइड्रेटेड वाला एरिया होता है, वहाँ पे इसका कलर आपको येलो दिखता है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेपो रेट के बारे में। नाउ रेपो रेट है क्या, रेपो मतलब रीपर्चेसिंग ऑप्शन। ओके, तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कमर्शियल बैंक हैं जो आपको लोन वगैरह देते रहते हैं, और इन बैंक्स को अपने पास एक लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, मनी का एक फ्लो। अब मान लीजिए इस बैंक के पास क्या है, लिक्विडिटी का 1 या 2 दिन के लिए क्राइसिस हो जाता है, कमी हो जाती है, तो जो पैसे नहीं होते हमारे पास, हम कहाँ जाते हैं, पप्पा के पास ना। तो ये भी पप्पा के पास जाएगा। इन बैंकों का पप्पा कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब आरबीआई ये कहेगा भाई एक काम करो, पैसे तो मैं आपको दे दूंगा, पैसे तो मेरे पास है, लेकिन जैसे पप्पा बोलते हैं ना, फर्स्ट डिवीजन ला के दिखाओ, एग्जाम क्रैक करके दिखाओ। तो ऐसे ही आरबीआई इनको बोलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटीज मेरे पास रख जाओ और पैसे ले जाओ, और बाद में इन्हीं सिक्योरिटीज को आप थोड़े से हाई रेट पे मुझसे खरीदोगे, है ना, और वो जो हाई रेट होगा ना वो मेरा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। इसी को अगर मोटे तौर पे समझो तो बैंकों ने आरबीआई से लोन लिया, आरबीआई ने दे दिया, और बदले में एक इंटरेस्ट ले लिया छोटा सा, उसी को बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है जी, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। अब एक बात बताओ, ये जो बैंक है इसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा ये लोन दे पाएगा, जितना ज्यादा लोन दे पाएगा वो लोन आके मार्केट में घूमेगा, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी होगी। लेकिन आरबीआई इस बैंक को कह दे मैंने रेपो रेट बढ़ा दिया है, पहले मान लो मैं 5% पे कर रहा था काम, लेकिन अब आपको मुझे 25% देने पड़ेंगे। यानी कि जहां इस बैंक को पहले पैसा लेने के लिए सिर्फ 5% देना पड़ रहा था, वहां इसी बैंक को अगेन सेम लोन लेने के लिए आरबीआई को 25% देना पड़ेगा।
मतलब इस बैंक के पास अब पैसा थोड़ा कम है, लिक्विडिटी कम है, क्योंकि वो आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो लोन भी कम दे पाएगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी, है ना। अगर रेपो रेट ज्यादा हो रहा है तो मार्केट में लिक्विडिटी भी क्या है आपकी, कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक उतना ही कम लोन दे पा रहे हैं, ठीक है। तो रेपो रेट को मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है। परफेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, ये कह रहा है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है इसको यूज किया जाता है अपनी डेली और शॉर्ट टर्म की नीड्स को पूरा करने के लिए, करेक्ट है। फिर ये कह रहा है यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, वो बैंकों से जो है पैसे उधार लेता है, नो, बैंक आरबीआई से उधार लेता है, ये गलत हो जाएगा। फिर रेपो रेट जो है बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लिक्विडिटी इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाती है, ये ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दो स्टेटमेंट ठीक है हमारे, ठीक है जी, दो स्टेटमेंट ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मान लीजिए इसको रिलेटेड, H2ICE, व्हाट इज IC, इंटरनल कंबक्शन इंजन, वही इंजन जो हमारी कार वगैरह में यूज होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक फ्यूल होता है जिसका एक ऑक्सीडाइजर की प्रेजेंस में क्या कंबक्शन होता है, जिससे हीट और एनर्जी जनरेट होती है, जो आपके इंजन को एक थ्रस्ट देती है, उस थ्रस्ट की वजह से, धक्के की वजह से आपकी कार चलती है ना। अब देखो हम नॉर्मल IC जो इंजन थे उनसे दूर होने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा रहे हैं, है ना। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है, आपका जो पेट्रोल डीजल है उससे कार्बन एमिशन काफी होता है, जो कि अगेन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हाइड्रोजन फ्यूल को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। व्हाई, क्योंकि माना जाता है कि जो हाइड्रोजन है और स्पेसिफिकली ग्रीन हाइड्रोजन, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो हम ऐसे IC, ऐसे इंटरनल कंबक्शन इंजन बना रहे हैं जिसमें हम हाइड्रोजन यूज करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन यूज करेंगे। ओके, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए कौन सा सही है। पहला कह रहा है ये जो इंजन है H2IC, ये कार्बन एमिशन को प्रोड्यूस करेगा और साथ में इसमें हाइड्रोजन और वाटर वेपर रिलीज होगा। फिर से वही बात, अगर कोई टेक्नोलॉजी न्यू आई है, अगर हम एक H2IC इंजन बना रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाएंगे, या फिर प्रॉब्लम एज इट इज रह जाए, वी डोंट केयर, नहीं ना, सॉल्व करने के लिए। तो कार्बन एमिशन को सॉल्व करने के लिए तो हाइड्रोजन फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। और अगर कार्बन एमिशन है तो फिर इसको बनाने का फायदा क्या हुआ, मतलब स्टेटमेंट गलत है। इफ न्यू टेक्नोलॉजी इज देयर, दैट मीन्स इट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, राइट। तो इसका मतलब ये गलत है। तो कार्बन एमिशन इससे नहीं होता, नाइट्रोजन ऑक्साइड का आई थिंक एमिशन होता है, अगेन वो भी एक पॉल्यूशन ही माना जाता है इंडिया में, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से कार्बन एमिशन नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर ये कह रहा है ये इंडिया को हेल्प करेगा 2070 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव करने में। पहली बात तो समझो नेट जीरो एमिशन क्या है। देखो एमिशन जो है ना, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज करते हैं, कार्बन के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं कि भाई जितनी कार्बन जारी है एनवायरमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, वो एक एमिशन है। अब ये जीरो कैसे हो सकता है, या तो सारा एमिशन हम रोक दे, इज इट पॉसिबल, नो, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, जितना कार्बन आप एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हो उतना ही कैप्चर कर लो, उसको यूटिलाइज कर लो। इसीलिए फिर यहाँ पे आ जाता है CCU, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है जी। अब उस कार्बन की बेसिकली आप ब्रिक्स बना के रोड्स बना लो, प्लास्टिक बना लो, दे आर सर्टेन थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, है ना। कुछ काफी इनोवेशन चल रहा है चीजों को लेके। तो बेसिकली हमें क्या करना है, नेट जीरो तक तब पहुंचना है जब हम जितना भी एमिशन कर रहे हैं उतना ही हम कैप्चर भी कर पाए। तो अब इंडिया ने क्या किया था, 2021 में ग्लासगो में एक समिट हुआ था, वहां पे अपना एक आप कह सकते हैं एक वर्ड दिए थे कि भाई 2070 तक इंडिया भी नेट जीरो एमिशन को रीच कर लेगा। दिस इज राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या ठीक हो जाएगा, ओनली टू हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है, मूव ऑन करते हैं। ओके, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट पूछा गया है। 1991 का टाइम कौन सा है, जब इंडिया के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया था, राइट। और तब सरकार क्या लेके आई थी, जो कोटा पुलिस लाइसेंस वाला एक सिस्टम था, पुलिस राज वाला सिस्टम था, उसको अबॉलिश करके LPG रिफॉर्म्स की तरफ गई थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। यहाँ पे सरकार ने क्या किया था, जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे,
ठीक है जी। जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से सरकारी जो कंपनियां थी उसमें अपनी स्टेक्स कम कर दिए थे, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट करना सरकार ने धीरे धीरे शुरू किया। एफडीआई, इसके लिए दरवाजे खोल दिए थे कि आप आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। अब तो बहुत सारे सेक्टर में 100% तक भी एफडीआई अलाउ है ना। ऑटोमेटिक रूट से जो है एक तरीके से परमिशन देना शुरू कर दिया था कि भाई आप आओ, ऑटोमेटिक रूट से हम परमिशन दे देंगे। करेक्ट है। कुल 18 बेसिकली ऐसे सेक्टर थे जिन पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल रखा था 1991 के पॉलिसी आने के बाद, बाकी सबको ओपन कर दिया था। जो पहले हम अपनी इंडियन मार्केट को क्लोज रखते थे, डरते थे कि बाहर की कंपनी आके हम पे मोनोपोली कर लेंगे, वो हमने ओपन करना शुरू किया। एमएनसीज जो थे, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको आने दिया। तो एलपीजी रिफॉर्म के टाइम की ये बात चल रही है। परफेक्ट। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई सरकार ने क्या किया। सरकारी कंपनियों में अपना जो स्टेक्स थे वो कम कर दिए, ठीक बात है। फिर ये कह रहा है बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनियों की एंट्री आसान हो गई, ठीक बात है। अब ये क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड एग्रीमेंट्स को जो ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाती थी उसको खत्म कर दिया। एक बात बताओ, अगेन ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है। हमने रिफॉर्म किए, सुधार किया, हम ओपन कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का आना तो अच्छी बात है ना। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमने टेक्नोलॉजी रिलेटेड एग्रीमेंट्स को अबॉलिश कर दिया, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है, ये इसके साथ अलाइन नहीं होता है, तो ये गलत है ना। हमने क्या कहा कि भाई अबॉलिश नहीं, आप आओ, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा मूल्य मतलब केवल 2 स्टेटमेंट ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। राइट, ओके, चलो मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। प्रोटेक्टेड एरिया दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, मैच करना है, बल्कि मैच ये पूछना है कौन सा मैच है सही, है ना। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश ठीक है। बेसिकली पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड, ये भी ठीक है। रायमोना नेशनल पार्क ये गलत है, असम आएगा। ठीक है जी। और बेसिकली पारसनाथ वाला जो है ये न्यूज में था, इसीलिए क्वेश्चन बना है। किस लिए, आपके जो बेसिकली इको सेंसिटिव जोन्स थे उनको लेके न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन बना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। तो कितने भाई मैच सही है, सिर्फ 2। राइट, ओके। फिर देखिए एक स्टेटमेंट दी है, 2 स्टेटमेंट दी गई है और उसके बेस पे आंसर देना है। क्वेश्चन आता है ना कथन कारण वाला, सिमिलर मैनर में। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में जो क्लीन आपके एनर्जी है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और ये कौन कह रहा है, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कह रही है। क्यों पूछा है क्वेश्चन, देखो डाउन टू अर्थ में अक्टूबर 2023 को आर्टिकल आया था जिसमें इसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट का जिक्र किया गया था। इंपॉर्टेंट था, इसीलिए क्वेश्चन बना है और आपको भी पढ़ना है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो मतलब ठीक ही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई क्लीन एनर्जी जो टेक्नोलॉजीज हैं या फिर इनमें इन्वेस्टमेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो क्लाइमेट को लेकर चेंजेस आ रहे हैं, राइट है, जो बेसिकली कॉम्पिटिटिवनेस आ रहा है क्लीन एनर्जी में लेके, मतलब जो भी उसके फायदे। दिस इज करेक्ट, अ वेरी जनरल टर्म। भाई इतने सारे फायदे हैं तभी तो क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को ठीक से रिप्रेजेंट भी करता है। ओके जी, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20। अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवरी की एक एल की, राइट है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको जो है सही बताना है। नाम क्या है इसका, बेसिकली आप देखोगे बेसिकली पिसोडोफिनस, राइट है, और डिफिकल्ट नेम कलिंगा, ये इसका नाम रखा गया है। और ये ना उड़ीसा का जो एंशिएंट नेम था उसके नाम पे रखा गया। हाँ, कलिंग नाम दिख रहा है ना, तो स्टेटमेंट ठीक है। फिर कहा इसका जो बेसिकली अपीयरेंस है स्नेक टाइप होता है, देयर इज द पिक्चर, यस स्नेक टाइप होता है, अगेन ठीक है। फिर बेसिकली बोला गया है कि ये जो बेसिकली बिलोंग करती है जो बेसिकली आपका जो ऑर्डर होता है एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो एक फैमिली है उससे बेसिकली बिलोंग करता है, दिया हुआ है। ये यूपीएससी जनरली नहीं पूछती है, बस इस क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, और अगर आपको नहीं आ रहा तो स्किप कीजिए, सिर्फ इसलिए टेस्ट में दिया गया था। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दिया गया स्टेटमेंट है, यूपीएससी इस तरह के स्टेटमेंट नहीं पूछती, और अगर आ गया है तो डोंट वरी अबाउट इट। हर कोई ये सारे नेम्स याद नहीं रख सकता, ना ही कोई करने वाला है, तो आप इसको बहुत ही प्यार से स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसकी बात करते हैं। ये स्पीसीज जो है बेसिकली पुलिकट लेक में मिला है,
नो, ये रॉन्ग है, ये याद रख लेना, ये बेसिकली आपका मिला है चिल्का में, राइट है, चिल्का में। परफेक्ट, तो इसको ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्रॉप है, उससे रिलेटेड जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। पूछा गया है कौन सी क्रॉप के साथ सूटेबल है। तो आपको पता है ना कि बेसिकली जो आपके क्रॉप्स होते हैं, है ना, एग्रीकल्चर में जब आप पढ़ते हो, उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को लेकर, रेन को लेकर, सॉइल को लेकर कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना। यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो भी क्रॉप है उसको कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन चाहिए पूरे साल भर में उसकी ग्रोथ के लिए, लोमी सॉइल चाहिए। ऐसी कौन सी क्रॉप है? चाय। यस, पूरे इंडिया की फेवरेट चाय, है ना, टी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ पर्सन है, उनके द्वारा कौन से पोजीशन हेल्ड किए गए थे ये बताया गया है। एनजी रंगा, जनरल सेकेंडरी, ऑल इंडिया किसान सभा, बिल्कुल ठीक है ना जी। सहजानंद जी का भी नाम इसके साथ जुड़ता है, ध्यान रखना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी ठीक है। जब पहली बार बैठक हुई थी टेम्पररी बेस पे, सबसे एल्डर, सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन को बनाया गया था, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और फिर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट कर लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, ये भी बात ठीक है। नेहरू जी के द्वारा जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी प्रजा के लिए काफी काम किया गया था, तो फिर जो है उनको इसका एक प्रेसिडेंट बनाया गया था। तीनों ठीक है ना जी। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है बेसिकली क्या है, वो एक ऑल 3 आ जाना चाहिए। परफेक्ट, मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटो, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कह रहा है कि ना गोदावरी रिवर के साउथ में इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का है। अगर मैं एक इंडिया का बहुत बेसिक सा मैप यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई करूं, जस्ट टू गिव अ हिंट, ठीक है। तो आप देखोगे बेसिकली ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका क्या है, माउंटेन वाला एरिया है, हिमालय। ये आपका क्या है, डेजर्ट हो गया, ठीक है, कच्छ का एरिया हो गया। ये आपका क्या है, वेस्टर्न घाट है, परफेक्ट है। ये आपका ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड ट्रायंगुलर बनता है, ये बनता है आपका दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटो। बट यहाँ से जो नदी जाती है वो एक नर्मदा नदी है। जनरली ये माना जाता है कि नर्मदा नदी का जो साउथ एक्सटेंशन है, वहां से दक्कन का पठार का जो है लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन स्टार्ट होता है। तो गोदावरी नहीं, ये नर्मदा होना चाहिए। इन्वर्टेड शेप तो है, तो आधा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है इसका वॉल्केनिक जो है ओरिजिन है, बिल्कुल ठीक, बेसाल्टिक लावा से बेसिकली ये बना हुआ है, लेयर बाय लेयर, है ना, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। फिर क्या है, ये सूटेबल होता है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, और बहुत ही रिच मिनरल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर राइट, ये ठीक हो जाएगा। परफेक्ट है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, राइट, इसको लेके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये आपने सुना होगा ना, ये वर्ड है। तो देखो देयर आर सर्टेन पोस्ट जिनके साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि भाई वो अपने पद पर कब तक रहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बट कुछ को इससे एक्सक्लूड भी कर दिया गया, जैसे जुडिशरी को लेकर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर्स थे, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट सोच रखी थी कि जुडिशरी जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से एक्सक्लूड है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। इसका ओरिजिन इंग्लैंड में है, बिल्कुल ठीक बात है, इंग्लैंड में है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है वो हमारा इंडिया के आर्टिकल नंबर 141 में है, नहीं, आई होप 310 क्लॉज 1 में दिया हुआ है, ठीक है जी। फिर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं एक्सक्लूड किए गए इस डॉक्ट्रिन से, बिल्कुल ठीक बात है, एक्सक्लूड किए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, राइट। ओके, 25th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, के बारे में अगर हम देखें इस रेफरेंस में, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है, फॉरेक्स होता है ना, तो उसके अंदर क्या क्या आता है, इजी क्वेश्चन है, तो ये सब आते हैं आपके फॉरेन करेंसी, गोल्ड स्टॉक्स, STR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो ऑल इसका आंसर हो जाएगा। इजी है, यूपीएससी ने पूछ भी रखा है, आपने करंट अफेयर्स में भी बहुत बार पढ़ा होगा, आपने स्टैटिक में भी पढ़ा होगा, आपके क्लासेस में भी करवाया गया होगा, राइट, तो ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे बेसिकली पूछा हुआ है कमेंसलिज्म का कौन कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है। कमेंसलिज्म क्या है? देखो जब बेसिकली एक जो प्रजाति है उसको बेनिफिट हो रहा है किसी दूसरे की वजह से, बट जो दूसरी है ना तो उसको बेनिफिट हो रहा है कुछ, ना ही उसको कोई हार्म हो रहा है, इसको कमेंसलिज्म बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन सा रिलेशनशिप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है शकरफिश एंड शार्क्स। तो जो शकरफिश होते हैं ना वो शार्क्स के ऊपर जो पैरासाइट वगैरह होते हैं उन पर फीड करते हैं, तो इनको खाना मिल जाता है ना। और बेसिकली क्या है, जो शार्क है नॉट पैरासाइट एक्चुअली, शार्क की बेसिक्स के साथ ही चिपके रहते हैं, वहां से फूड वगैरह बेसिकली इनको मिल जाता है, बट शार्क को उससे ना कोई बेनिफिट मिलता है ना कोई हार्म होता है, तो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। अब फिग ट्री और वास्प की बात करें, देखो जो फिग वास्प होता है ना वो फिग ट्री पर अपनी एग ले करता है तो उसको घर मिल जाता है, वहीं पे जो फिग ट्री है उसको पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है, तो यहाँ पे दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, गिव एंड टेक। तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्रेट एगर्ट और ग्रेजिंग मैमल्स की अगर हम बात करें, तो ग्रेट एगर्ट है ना वो मैमल्स के पीछे पीछे चलता रहता है, मैमल्स के चलने से जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट से जो ग्रेट एगर्ट है इसको कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जिन पे फीड कर लेता है, तो उसको बेसिकली यहाँ पे फायदा मिल रहा है, बट मैमल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, 1 and 3 ओनली, क्योंकि सेकंड म्यूचुअलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। परफेक्ट है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब गुप्ता एम्पायर का बेसिकली डिक्लाइन हो गया तो कौन कौन से जो किंगडम्स थे है ना वो हमें देखने को मिले, आपको बेसिकली यहाँ पे ये बताना है। ओके तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, जब गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था तो जो मुखारी बेसिकली डायनेस्टी है, राइट, ये आपको कहाँ पे देखने को मिली थी, जो कोर गंगा वैली थी ना, ये आपको वहां देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद अगर हम पुष्यभूतिस की बात करें तो ये आपको मिलते हैं बेसिकली ईस्टर्न पंजाब वाली साइड पर, है ना, और जहाँ पे इन्होंने थानेश्वर और कन्नौज को अपनी कैपिटल में बनाया था, वेस्टर्न यूपी ईस्टर्न वाला जो एक पंजाब वाला एरिया था, ठीक है, ओके। उसके बाद शशांक डायनेस्टी की बात करें तो बंगाल में जो है इनका आपको एक देखने को मिलता है वर्चस्व। वाकाटक्स की अगर हम बात करें तो वाकाटक्स जो है गुप्तों के कंटेम्पररी थे, समकालीन थे उनके, ठीक है जी, उनके बाद नहीं आए थे, उनके टाइम पर ही थे ये। और इनके जाने के बाद जो बादामी के चालुक्य थे वो यहाँ पर आए थे, ठीक है, तो ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे, बाकी हमारा आ जाएगा, तो 1 2 3 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में क्वेश्चन है। परचेसिंग पावर पैरिटी, भाई आपकी करेंसी में परचेज करने की कितनी पावर है और एक दूसरी करेंसी में परचेज करने की सेम अमाउंट ऑफ गुड्स विद द सेम क्वालिटी एंड द क्वांटिटी कितनी पावर है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो जाए, पैरिटी हो जाए। मान लीजिए कॉफी है, सेम क्वालिटी है, सेम क्वांटिटी है, सेम ब्रांड है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, कितने डॉलर में वो कॉफी आ जाती है और आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं सेम कॉफी को परचेज करने के लिए, इन दोनों करेंसी के बीच में जब एक कंपैरिजन किया जाता है तो आपका परचेसिंग पावर पैरिटी यहाँ पे पता चलता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो ये जो मेथड है किसी भी करेंसी के रियल वैल्यू को कैलकुलेट करने का, ये मार्केट में करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उससे अलग हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें क्या आता है, एक बास्केट बना लेते हैं गुड्स की, ठीक है, बड़ी बास्केट बना लेते हैं और फिर देखते हैं कितनी करेंसी के पास कितनी पावर है उसको परचेज करने की, और उसके अकॉर्डिंगली एक अलग हो सकता है, भले करेंसी का एक्सचेंज रेट कुछ भी हो, तो ये ठीक बात है। फिर ये कह रहा है कि ये जो मेथड है बेसिकली कॉमन करेंसीज के बीच में कंपैरेटिवली स्टडी जो है करने के लिए किया जाता है। और फिर यहाँ पे कह रहा है चाइना करंटली लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, फॉलोड बाय द यूएसए एंड इंडिया। अगर हम डोमेस्टिक जो बेसिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसको हमने कैलकुलेट किया है पीपीपी में, उसके कंपैरिजन में देखें तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है और जो है यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर क्वेश्चन है। देखो जिस तरीके से आपका ब्लूटूथ काम करता है ना, कुछ इसी तरीके से नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बात करती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये बहुत ही कम डिस्टेंस तक ही काम कर पाती है,
इसके अंदर एक चिप लगी होती है और ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिकली एक जनरेट करती है, और इसी से दो डिवाइस क्या है आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसा बैंक का कार्ड है जिसके अंदर नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, तो आप थोड़ी दूरी से बिना फिजिकल टच के भी उससे काम कर सकते हो। ठीक है, ये आपका नियर फील्ड जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ओके, अब बेसिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनके बारे में जो है एक बार हम देखते हैं। हाँ चलिए, तो यहाँ पे बोला गया ये शॉर्ट रेंज की वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। और जो NFC अनेबल डिवाइसेस होती है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक बात है ना। फिर ये कह रहे हैं ये डाटा को ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स के द्वारा, ये भी बात बिल्कुल ठीक है जी। ओके, फिर क्या है इसमें कॉन्टेक्ट लेस, अगर आप बैंकिंग हो जैसे कार्ड वगैरह बिना कॉन्टेक्ट के, है ना जी, और बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए कॉन्टेक्ट लेस टिकट वगैरह जनरेट करने हो उसमें यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्टेंस थोड़ी कम हो बट बिना कॉन्टेक्ट के भी यहाँ पे इस तरीके से चीजें की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑल 3 आंसर आना चाहिए, ठीक है, ऑल 3 क्या है इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तुलवा डायनेस्टी के एक किंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, किससे मैच करता है? तो देखो तुलवा डायनेस्टी के सबसे महान शासक हुए थे कृष्णदेव राय, और ये बेसिकली बाबर के कंटेम्पररी थे। बाबर ने अपने बाबरनामा में इनके बारे में लिखा था और ये बताया था कि उसके टाइम पे जो एक सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन थे, वो कृष्णदेव राय थे। ये पूरा डिस्क्रिप्शन इनके बारे में दिया हुआ है। कृष्णदेव राय पर यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। राइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, यहाँ पे बोला गया है कि बेसिकली आपको कुछ न्यूज़पेपर दिए गए हैं, किस एरिया से वो बिलोंग करते थे ये आपको बताना है। तो देखो द हिंदू मद्रास यहाँ पे करेक्टली मैच है। इसके अलावा रासगोफ्ता नेटिव ओपिनियन की बात करो वेस्टर्न रीजन से बिलोंग कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पेयर सही मैच है वो बेसिकली केवल एक ही पेयर आपका सही मैच है, ठीक है, ओनली 1 पेयर। राइट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है ये पूछा हुआ है ना, ड्रग्स के बारे में नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ये ध्यान देना है। ओके, तो केमिकली क्या है, लो मॉलिक्यूलर मासेस इनके अंदर होता है। पहले तो मॉलिक्यूलर मास क्या है ये तो पता हो, तो आपको पता है जो एटम होता है उनका अपना एक मास होता है, राइट, जैसे हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। जब ये एटम्स मिलकर आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2O वाटर एक मॉलिक्यूल है, H2O वाटर एक मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। तो उस मॉलिक्यूल का जो एक मास हो जाएगा उसको मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे। तो ड्रग्स में देखो जनरली आपको लो मॉलिक्यूलर मास देखने के लिए मिलता है, कभी कभी हाई भी हो सकता है बट इन जनरल लो होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो कि थेरेपेटिक होता है, यूजफुल होता है, ठीक है जी। ओके, यानी कि जो ड्रग्स हैं जिनको मेडिसिन भी कहते हो, जब आप इनको कंज्यूम करते हो तो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, जैविक प्रक्रियाएं होती हैं तभी तो वो दवाई को जो काम करना है वो करती है, ये भी ठीक है। फिर बताया गया है कि जो यूज ऑफ केमिकल्स फॉर बेसिकली थेरेपेटिक इफेक्ट्स इज कॉल्ड बेसिकली केमियोथेरेपी। तो चिकित्सीय प्रभाव के लिए अगर आप अलग अलग केमिकल्स का यूज कर रहे हो तो उसको कीमोथेरेपी कहते हैं, ये भी बात ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इंटरेक्ट करती है माइक्रोमोलिकुलर टारगेट्स के साथ और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा करती है। देखो इतना तो हम समझ गए, जो भी ड्रग, जो भी मेडिसिन हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी केमिकल्स हम ले रहे हैं, वो अंदर जाके कुछ इंट्रैक्शन करती है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उसका सामने निकल कर आता है। ये कह रहा है यहाँ पे मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स, मैक्रोमोलिकुलर नहीं माइक्रोमोलिकुलर टारगेट्स। अब ये माइक्रोमोलिकुलर टारगेट्स होते क्या है, जैसे प्रोटीन, आपकी बॉडी में सबसे फंडामेंटल चीज क्या है, प्रोटीन है, राइट। तो अगर ये जो ड्रग है ये आपका जो माइक्रोमोलिकुलर बेसिकली टारगेट है, जो प्रोटीन्स है उनके साथ इंटरेक्ट करती है, फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। तो ये मैक्रो नहीं माइक्रो होना चाहिए, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग सकता है बट इस तरह के बाउंसर भी यूपीएससी देता है, सो बी प्रिपेयर्ड, राइट।
तो चलिए इसका यही जो है एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। बेसिकली इसमें क्या बोला गया, विजन के डिफेक्ट को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा है जिनको मायोपिया होता है वो पास की चीजें देख सकते हैं बट दूर की चीजें नहीं, ये बात ठीक है। फिर इसको अवतल लेंस लगा के करेक्ट किया जाता है। फिर ये डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जो आई के लेंस का कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है, ये भी बात ठीक है। बेसिक साइंस है ना, तो इन बेसिक साइंस की चीजों को भी क्लास में बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा तो वहां से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो बोथ यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये जो एक्ट्स होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। ये कह रहा है इस चार्टर एक्ट ने क्या कर दिया था, जो टेरिटरीज थी इंडिया की जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गवर्न किया जा रहा था, बेसिकली अब क्या कह दिया कि वो बिहाफ ऑफ क्राउन गवर्न की जाएंगी। यानी कि क्लियर हो गया था 1833 के एक्ट से, भाई कंपनी जो भी नियम कर रही है वो क्राउन के नेम पे कर रही है। ठीक है जी। यहाँ से क्राउन का कंपनी के ऊपर एक आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा कंट्रोल स्टार्ट हो गया था। बाद में 1857 में जाकर रिवॉल्यूशन हुआ, 1858 का एक्ट आया और क्राउन ने पूरा का पूरा जो इंडिया का कंट्रोल था वो अपने हाथ में ले लिया था। राइट, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। फिर ये कह रहे हैं जो यूरोपियन इमिग्रेशन और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी पर एक क्या है बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे वो हटा दिए, ये भी बात ठीक है। कोई भी आ सकता था भाई, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर रिस्ट्रिक्शन थे हटा दिए गए थे। ठीक है जी। साथ में क्या कहा गया, किसी भी भारतीय को उसके कलर, बर्थ, उसकी सिटीजनशिप वगैरह के बेस पे जो है एम्प्लॉयमेंट के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। बड़ी बड़ी बातें की गई थी बट फॉलो कितना किया गया था, दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बट ये ठीक है, 1833 में थ्योरेटिकली ये लिखा हुआ था, है ना, ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली ऑल 3 आंसर हो जाएगा। प्लीज इन चार्टर एक्ट्स के सारे प्रोविजंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15(8) वाला देखो, अभी इसके बारे में बता रही थी, आ गया। तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, कब आया था, 1857 की क्रांति के बाद। तो इसको क्या बोला गया था, अच्छे शासन का भाई अधिनियम है ये, बेटर गवर्नेंस के लिए कुछ आया है। अब भारत की दशा जो है सुधर जाएगी, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अब तो जो महारानी है वही जो है टेक केयर करेंगी, बड़ी बड़ी बातें। तो ये बात ठीक है, द एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट इसको कहा गया था। पूरा जो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनीज की वो क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई थी। बेसिकली वो वहाँ की जो संसद थी उनके पास चली गई थी और एक नया ऑफिस बना दिया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। सही बात है, एक नया ऑफिस बनाया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का ही कोई मिनिस्टर होगा, उसके साथ कुछ मेंबर्स होंगे और वो जो है इंडिया से रिलेटेड सारी चीजों की देखरेख करेगी। ये कह रहा है कितने मेंबर होंगे, 5। नो, दिस इज रॉन्ग, आधा स्टेटमेंट गलत है। 15 बेसिकली मेंबर्स की बात यहाँ पे की गई थी। ठीक है जी, कितने, 15। तो सिर्फ कितने हमारे, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर राइट। परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36। चलो अभी देखो 1857 के रिवोल्ट की बात चल रही थी, क्वेश्चन आ गया भाई इससे कौन कौन एसोसिएटेड थे। नाना साहेब थे, ठीक है जी, चीतराम जाधव थे, ठीक है, अशफाक उल्लाह खान नहीं थे, बेगम हजरत महल थी, ठीक है। अशफाक उल्लाह खान किससे एसोसिएटेड थे, जो काकोरी बेसिकली एक कांड हुआ था, है ना, ट्रेन के डकैती वाला, आई थिंक जो मामला था काकोरी वाले से, तो ये नहीं आएंगे, बाकी सारे हैं। तो 1 to 4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के रेफरेंस में, है ना जी, आपको क्या है बताना है। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स तो है ही, साथ में क्या है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, ठीक है, DPSPs भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लेकर नीति निर्देशक सिद्धांत है आपके। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ एक्ट्स लाए गए, उसी को लेके यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बेसिकली आपको ये हेल्प कराएगा याद कराने में कि आपको क्या, किस एक्ट, किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर किस बारे में बताया हुआ है, ये याद है या नहीं है। ठीक है जी, ये जो है यहाँ पर आप देखोगे। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972
और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्होंने कौन से आर्टिकल को इफेक्ट दिया? आर्टिकल 50 को नहीं। मुझे बताओ, वेलफेयर ऑफ एनिमल्स वगैरह को लेकर और हमारे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को लेकर जो बातें हैं वो कहाँ देखने को मिलती हैं? 48A में, ठीक है, आर्टिकल 48A। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। फिर कह रहा है खाद्य और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने इफेक्ट दिया था आर्टिकल 43 को, और ये कह रहा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर है, ठीक है जी, वो आर्टिकल 40 को लेकर था। तो बाकी दोनों ठीक है, सिर्फ पहला गलत है, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 38, खान यूनिस सिटी रिसेंटली न्यूज में थी, कहाँ पे है? फिलिस्तीन में। तो जो इजराइल फिलिस्तीन वाला एक इशू चल रहा है, वेरी न्यूज, तो मैपिंग के क्वेश्चन इस तरह की न्यूज से बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैप अगर आप देखोगे तो ये जो आपका मेडिटेरियन सी है, इससे थोड़ा सा ही दूर है आपका ये खान यूनिस, गाजा में, राइट है जी, और फिलिस्तीन। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, आसान क्वेश्चन है। तो भी बेसिकली आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 समिट हुआ था, है ना, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। बहुत आसान दिया गया है कि देखो, दुबई जो बेसिकली आपका कंसेंसस बना है, उसमें किसी भी तरह का कमिटमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है फॉसिल फ्यूल से दूर जाने के लिए। ऐसा नहीं हुआ होगा, फॉसिल फ्यूल से दूर जाने के कमिटमेंट्स हम बहुत पहले वाले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वहीं से करते चले आ रहे हैं, राइट? तो ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है जो कंसेंसस बना है वो जो सोली जो है बेसिकली डेवलप्ड नेशन जो है उनकी तरफ से बना है, डेवलपिंग कंट्रीज को इसमें कंसीडर नहीं किया गया। अगेन गलत है, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में लगातार एक डिस्कशन चल रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज ने भी अपने कंसर्न्स रखे, उनको भी एड्रेस किया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है जो कंसेंसस बना है उसमें कॉम्प्रोमाइज है बेसिकली डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। यस, ये ठीक है भाई। डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं हिस्टोरिकली आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो एमिशन के लिए, झेलना हमें पड़ता है, तो आप हमें हेल्प भी करो, कुछ पैसे भी दो, टेक्नोलॉजी भी दो। और डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं भाई आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बेसिकली एक्सेप्ट करने का ट्राई करो। तो एक कॉम्प्रोमाइज जो है देखने को मिला है, ये करेक्ट है। फिर ये कहा गया है इस कंसेंसस में जो है इमीडिएट हॉल्ट करने को कह दिया गया है सऊदी अरब से ऑयल एक्सपोर्ट को लेके। ऐसा नहीं हो सकता, किसी कंट्री के यहाँ से कोई चीज खरीदने को लेकर इमीडिएट हॉल्ट, ये ऐसे नहीं होता है, इट्स नॉट दैट इजी। तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पर बहुत प्यार से गलत हो जाएगा, सिर्फ हमारा एक स्टेटमेंट ठीक है वो हमने यहाँ पे बता दिया है। परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है बेसिकली चलते हैं 40 की तरफ, ठीक है। मजा आ रहा है, मेरे को तो बहुत एंजॉय हो रहा है पढ़ाने में, फुल एनर्जी के साथ, एंड आई होप आपकी एनर्जी भी इतनी ही ज्यादा फुल है, राइट। और आज तो खैर आपको ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, नेक्स्ट टाइम से हम लाइव करेंगे, बट फॉर दैट आप सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले आप में से कितने लोगों ने वीडियो देखा है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, देन लाइव में जब आप मुझे मिलेंगे तो फिर मैं पहचान पाऊंगी कि किस किसने टेस्ट 1 के भी डिस्कशन को देखा है, ठीक है, कौन कितना अच्छे तरीके से जो है आगे यहाँ पे जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 की बात की गई है बेसिकली। कहा गया लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नेरोजी फाउंडर थे, ठीक बात है। इंडियन लीग के शिशिर कुमार घोष थे, ठीक बात है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के राधाकांत देव, नो। विलियम एडम जो थे बेसिकली, यस, विलियम एडम जो थे वो इसके फाउंडर यहाँ पे आएंगे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। तो करेक्टली मैच की बात करें तो आपके सिर्फ 1 और 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, लैंडफिल्स अगर हम बेसिकली यूज करते हैं अपने सॉलिड वेस्ट को निपटान करने के लिए, सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए, तो क्या उसके इम्प्लीकेशन देखने को मिल सकते हैं? देखो, लैंडफिल्स में होता क्या है, हम ना जमीन में एक गड्ढा बना के बेसिकली इसके अंदर जो है अपने सॉलिड वेस्ट को भर देते हैं, ठीक है जी, और ऊपर से सॉइल की एक लेयर इसके ऊपर लगा देते हैं। अब देखो, ये जो सॉलिड वेस्ट था इसमें से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स क्या करते हैं, वाटर के साथ नीचे की तरफ लीच करने लगते हैं, और ये क्या है, नीचे जाके जो ग्राउंड वाटर के टेबल है उनको भी बेसिकली क्या है, पॉल्यूटेड कर देते हैं। साथ में इससे बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी यहाँ से रिलीज होती है, फॉर एग्जाम्पल मीथेन यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है।
इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म इस लैंडफिल साइट पर मिलते हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स वगैरह जो इस एरिया के आसपास लगातार रहते हैं, इस एरिया के आसपास की चीजों पे फीड करते हैं, तो जो टॉक्सिक एलिमेंट्स यहाँ पर है वो उनके अंदर लगातार जाते रहता है। ओवर द टाइम के उनके अंदर ये चीजें टॉक्सिक एलिमेंट्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं मोटे तौर पर बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है जी। और क्या देखने को मिलेगा, जो मिट्टी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, इन टॉक्सिक एलिमेंट्स की वजह से वो लूज होने लगते हैं। ये जो लीचिंग हो रही है ये सॉइल को भी खराब करती है। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, यस है ना। फिर देखेंगे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, बिल्कुल ठीक बात है। फिर बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी, ये भी ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे ग्रीन हाउस गैस का विमोशन, भूजल का संदूषण, जैव संचयन और मिट्टी की उर्वरता में कमी, ये सारे इंप्लीकेशन है लैंडफिल साइट के। तो यहाँ पे ऑल 4 जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है जी। ये वही था हमारा क्वेश्चन। अच्छा हो गया है, यस ठीक है जी। अब देखते हैं ये वो कौन सा बुद्धिज्म का स्कूल है जिसमें 7 विशुद्धियों की बात की गई साल्वेशन को अटेन करने के लिए। यानी कि अगर मोक्ष की प्राप्त करनी है तो 7 प्रकार की शुद्धियां आपको जो है बेसिकली अचीव करनी पड़ेगी। मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, शंका की शुद्धि, इस तरह की 7 शुद्धियों की बात की गई। किसमें? जो थेरवाद है। ठीक है, थेरवाद जो है उनका ये दावा है कि जो ओरिजिनल बेसिकली बौद्ध धर्म था, जो बुद्ध के टीचिंग्स थे, ये उसके साथ सबसे ओरिजिनली एसोसिएटेड है, ऐसा उनका मानना है। और ये बेसिकली मोक्ष प्राप्ति के लिए 7 शुद्धियों को बहुत ज्यादा एक महत्व देते हैं। तो इसका केवल 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। राइट है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 43, प्रेसिडेंट जो है भारत के, उनके पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि जो बेसिकली भारत के राष्ट्रपति हैं, है ना, वो चाहे तो किसी बिल को वीटो भी कर सकते हैं, पॉकेट वीटो कर सकते हैं। मतलब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा गया है तो कितनी ड्यूरेशन में उसको वापस करना है, भाई 1 महीने में, 2 महीने में, 4 साल में। तो कई बार क्या होता है, ना तो राष्ट्रपति उस बिल को वापस करते हैं, है ना, ना ही उसको साइन करते हैं, बस उसको रख लेते हैं। तो पॉकेट में मतलब एक तरीके से है, ऐसा एक माना जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। दूसरी बात यहाँ पे क्या कही गई है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मान लीजिए आपको कुछ चेंज करना है, या फिर मान लीजिए आपको कोई लॉ लेके आना है, ठीक है, संसद कोई नियम कानून बनाना चाहती है, किसी भी कारण से संसद जो है बेसिकली सत्र में नहीं थी, सेशन जो है नहीं चल रहा था, तो अब लॉ लाने के लिए तो भाई सबकी सहमति चाहिए, है ना, अब मोशन पास होगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक अध्यादेश ले आते हैं, है ना, एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं जिसको राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं। 6 महीने के लिए वो अध्यादेश जो है बेसिकली रहता है। इस बीच में अगर उसको पार्लियामेंट से मंजूरी मिल जाती है तो एक्ट बन जाता है, अदरवाइज वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डिनेंस जो है लाए जा सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। संविधान में अगर कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए अध्यादेश नहीं ला जा सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, ओके। फिर यहाँ पे बोला गया है कि बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे ये बोला गया है कि जो राष्ट्रपति जी है ना, वो पॉकेट वीटो जो है बेसिकली क्या है लगा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई टाइम स्पेसिफाई संसद ने नहीं किया गया है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली क्या है, ये भी आपका ठीक है। कौन सा गलत है ये पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, कौन सा गलत है ये पूछा हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। यहाँ पे क्या बोला गया है, मॉडर्न आर्ट को लेकर एक क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया जो अशोक के पिलर्स थे, है ना, अशोक के जो पिलर्स थे कुछ इस तरह का बेसिकली उनका एक स्ट्रक्चर होता था, है ना, कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता था। तो ये जो शाफ्ट है कहा गया मोनोलिथिक है, यानी कि जो पिलर का शाफ्ट है ये आपका क्या है, एक ही पत्थर से बना हुआ है, एकाश्म है। तो ये बात सही है, ठीक है जी। फिर बोला गया है कि जो अशोक के पिलर्स है वो इंडिपेंडेंटली जो है इधर उधर बनाए गए थे रोयल डिक्शन के लिए, ये भी बात ठीक है, आपको जगह जगह वो देखने के लिए मिलते हैं। फिर बोला ये सिर्फ पाली और प्राकृत लैंग्वेज में ही जो है बेसिकली लिखे गए, ये ठीक नहीं है, अरमाइक लैंग्वेज में भी आपको कोई कोई देखने के लिए बेसिकली मिल जाएगा।
और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो ग्रीक लैंग्वेज है ना, उसमें भी बेसिकली आपको कोई कोई देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम जो है पालियो प्रकृत में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा, सिर्फ 2 यहाँ पे ठीक है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। एशियाटिक वाइल्ड डॉग ढोल के बारे में यहाँ पे पूछा गया। क्यों पूछा गया, एक बेसिकली क्या है, ये वाइल्ड डोल का जो है एक डे सेलिब्रेट किया गया था मई 28 को, जिसमें ये कहा था कि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये जो है एशियाटिक वाइल्ड डोल के कंजर्वेशन को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। इस तरह का ये दिखाई देता है, ये आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। परफेक्ट है, ओके। अब यहाँ पे देखो, बेसिकली इंडिया के अंदर इसको शेड्यूल जो 2 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसमें रखा गया है। दिस इज वेरी करेक्ट। बोला है कि सेंट्रल इंडिया, हाईलैंड, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, ये भी बात ठीक है। मई 28 को एक एनुअल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मैंने आपको अभी बताया, करेक्ट है। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो कि विशाखापट्टनम है, उसको सैंक्शन कर दिया गया था कि उसको एक डोल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर की तरह 2014 में, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे स्टेटमेंट ठीक दिए गए, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जेट स्ट्रीम को लेकर। जेट स्ट्रीम्स क्या है, आपका जो बेसिकली ट्रोपोस्फेयर होता है ना, उसका जो अपर ट्रोपोस्फेयर है, वहां पे आपके जो है बेसिकली जो स्ट्रॉपिक विंड्स चलते हैं, जेट स्ट्रीम हम उनको बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जो आपका कोल्ड है ना, एक बेसिकली फ्रंट बनता है और एक वार्म फ्रंट जो बनता है, उसके इंट्रैक्शन से जेट स्ट्रीम बनते हैं। ये जो जेट स्ट्रीम चलते हैं, ये इस तरीके से स्विल करते हुए बेसिकली चलते हैं, बहुत ज्यादा इनकी हाई स्पीड होती है। कई बार क्या होता है, ये जो जेट स्ट्रीम है बेसिकली अपने साथ कुछ ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट्स को स्ट्रेटोस्फेयर तक भी पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से क्या ओजोन का डिप्लीशन भी होता है। अगर हम इंडियन मॉनसून पढ़ते हैं, ध्यान रखना जेट स्ट्रीम वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये बेसिकली इंडियन मॉनसून के ऑनसेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं अगर आप सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करोगे, तो इंडिया के अंदर जो विंटर मॉनसून आता है सर्दियों के टाइम पे, जो बेसिकली एक वेस्टर्लीज की वजह से रेन होती है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो जेट स्ट्रीम इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चलिए कि स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि देखो, जेट स्ट्रीम जो है कुछ मॉइस्चर को स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली क्या है, आपके नॉक्टिकुलेंट क्लाउड्स बनते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, और जो ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट वाला मैंने एक पॉइंट बताया, वो भी ध्यान रखना है, वो भी ठीक है। फिर बोला है जेट स्ट्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉनसून विंड्स के ऑनसेट एंड विड्रॉ को लेकर। जब बेसिकली जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो पीछे की तरफ हटती है, तो इंडियन मॉनसून विंड्स इंडिया के अंदर आती है। जैसे ही जेट स्ट्रीम वापस आती है, तो मॉनसून भी वापस आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर बोला गया है जो मिनंडरिंग होती है, मिनंडरिंग का मतलब जो इस तरीके से ये जेट स्ट्रीम चलती है ना, इनको बेसिकली क्या रोजबी वेव्स कहते हैं, ये भी ठीक है। ये जो सांप की तरीके से एक स्विल आपको देखने को मिलता है, इसकी वजह से इसको रोजबी वेव कहते हैं। ऑल 3 स्टेटमेंट्स जो है आपके यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं कौन से ऐसे प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के जो एनिमल राइट्स के ऊपर एक तरीके से इम्प्लाई होते हैं। तो आपको पता है कि देखो, बेसिकली डीपीएसपी में तो एनिमल्स के वेलफेयर को लेकर बात कही गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कहा गया है कि भाई आप अपने एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन को लेकर सजग रहोगे, ठीक है। 7th शेड्यूल की बात करें तो यस, यहाँ पर भी आपको इम्प्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। फंडामेंटल राइट में एनिमल्स को लेकर कुछ है क्या, तो बिल्कुल है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 21, इसको कंसीडर करते हुए जल्लीकट्टू वाले डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेसिकली यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको भी जीवन का अधिकार है। तो यहाँ पे आपके ऑल 4 आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड, ये जो है बेसिकली न्यूज में था, किस चीज को लेकर, तो जो आपका बेसिकली यहाँ पे जो एक साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इनको लेकर इंटरपोल के द्वारा ये एक प्रोग्राम चला गया, करंट अफेयर में है, देख लीजिएगा। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा बेसिकली लाया जाता है,
तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 3 फैक्टर्स के ऊपर इसको जो है रिलीज किया जाता है। ठीक है, फिर पूछा गया है 19th सेंचुरी में जो एग्रीकल्चर को लेकर कमर्शियल बेसिकली एग्रीकल्चर की हमने शुरुआत कर दी थी, उसके क्या इम्प्लीकेशन देखने को मिले। देखो, जो बेसिकली आपको ना एक खेती भारत में वाणिज्यिक देखने को मिलती है 19वीं शताब्दी में, इसकी वजह से क्या हुआ था, किसानों को बीज लेने के लिए महाजनों से इनपुट्स लेने के लिए क्या है, बहुत सारा पैसा उधार में लेना पड़ता था जो कि हाई इंटरेस्ट पे मिलता था। और मान लीजिए अगर खेती की उपज अच्छी नहीं हुई है या उसका रेट नहीं सही मिला है या अकाल पड़ गया है, तो उसकी वजह से क्या है, महाजनों को वो पैसा वापस नहीं कर पाते थे। तो इसकी वजह से कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ना, किसानों के द्वारा मुकदमेबाजी, ठीक है, विद्रोह होना, ये सब बहुत आम बातें हो गई थी। ये आप देखिएगा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज अबाउट द टुडेज क्लास। आई होप ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी एंड इसी तरीके से हम जो है चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सैटरडे है तो टेस्ट को जरूर जो है अटेम्प्ट कीजिएगा एंड उसके बाद देखिए कि आपका कैसा पेपर गया है। फिर मेरे साथ यहाँ पे मंडे को हम एनालाइज करेंगे कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, क्या कहाँ पर कमी रह गई थी, और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि किन स्टूडेंट्स के द्वारा कट ऑफ को क्लियर किया गया है। आई होप हमारी ये नई जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है और आपके एग्जाम के लिए पूरा 100% देने के लिए मैं यहाँ पे तैयार हूँ। बस आप लोगों को यहाँ पर साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक यूपीएससी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। इसी तरह के बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स लाइनअप है जिनको लेकर बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा। एंड यस, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, इसको आपने अटेम्प्ट करना है क्योंकि ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देगा। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको फिर से नए सेशन के साथ। और थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।